देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। जल्दी से बात करेंगे हमारे पोल क्वेश्चन की और आज का हमारा सवाल है हिजाब पर। कल कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर क्या राजनीति सही है? एक बार फिर से आपको बता देते हैं आज का सवाल। हिजाब पर हाई कोर्ट का फैसला आने के बावजूद क्या राजनीति सही है? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो znews.com/vote पर znews.com/vote के माध्यम से अपनी राय, अपनी बात हम तक पहुंचाइए और अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम आपकी राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ये देश चलेगा संविधान से, ये देश चलेगा कानून से, और जो निर्णय आज का हुआ है वो संवैधानिक है, विधि सम्मत है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। हिजाब को लेकर के जो हॉरर हंगामा था वो किस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से बाहर किया जाए और उनको तालिबानी सोच के साथ उस जगह झोंक दिया जाए जहां पर कि फॉर्मल एजुकेशन न मिल पाए। हम इस जजमेंट से डिसएग्री करते हैं, इसको सही नहीं मानते हैं। हमारा संवैधानिक राइट है। धर्म ने, हमारे मज़हब इस्लाम ने हिजाब को हमारे कंपलसरी बताया है, लिहाजा हमारे यहाँ हिजाब धर्म का हिस्सा है और हर बच्ची, हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चियाँ हिजाब पहनती हैं। तो 5 राज्यों के चुनाव के बीच कर्नाटक से अचानक हिजाब विवाद बड़ा हुआ और बवंडर बनकर देश भर में फैल गया। विवाद की शुरुआत हुई उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज से, जहां छात्राओं को हिजाब के साथ एंट्री पर रोक लगी। छात्राओं ने इसका विरोध किया तो हंगामा बढ़ा। हिजाब के समर्थन में देश भर में प्रदर्शन होने लगे और इसके विरोध में भगवा शॉल पहनकर स्कूल कॉलेजेस में नारेबाजी की जाने लगी। मामला पहुंचा अदालत तक और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के अपने फैसले में जिन सवालों के जवाब दिए हैं उनमें सबसे बड़ा सवाल ये कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा है या नहीं, यानी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हिजाब है या नहीं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस सवाल का जवाब ना में दिया है। दूसरा सवाल ये कि धार्मिक प्रतीक के आधार पर स्कूल यूनिफॉर्म से इंकार क्या संवैधानिक हक है? कोर्ट का कहना है कि यूनिफॉर्म एक उचित प्रबंध है और इस पर स्टूडेंट यानी छात्र आपत्ति नहीं कर सकते। तीसरा सवाल ये था कि क्या 5 फरवरी को राज्य सरकार ने गवर्नमेंट ऑर्डर में स्कूल में जो ड्रेस कोड लागू किया, क्या ये फैसला मनमाना था? याचिकाकर्ता ये साबित करने में नाकाम रहे, असफल रहे कि गवर्नमेंट ऑर्डर मनमाना था। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद इस विवाद को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस इस पर बयानबाजी तेज हुई है। असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेता हिजाब के हक को संवैधानिक हक बता रहे हैं और इसीलिए ताल ठोक के हम पूछेंगे कि हाई कोर्ट का फरमान फिर क्यों नहीं थम रहा घमासान? हिजाब गैर जरूरी तो फिर विवाद क्यों है जरूरी? ना पहने हिजाब तो मजहब का कैसा अपमान, और क्या जो मजहब से अनजान वो ही दे रहे हैं हिजाब पर ज्ञान? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से याचिकाकर्ता छात्राएं जो हैं वो नाराज हैं। वो कह रही हैं हिजाब के बिना कॉलेज नहीं जाएंगी और हिजाब को वो अपने लिए जरूरी बता रही हैं। ये हम आपको याचिकाकर्ताओं का पक्ष दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले से खफा और कहा हर कानूनी तरीके से हम ये लड़ाई लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं, ये कहा गया इन छात्राओं द्वारा, और मौलिक अधिकारों से वंचित करना है। हिजाब पहनने को वो मौलिक अधिकार बता रही हैं, कह रही हैं मौलिक अधिकारों से वंचित करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि कोर्ट द्वारा जब इसे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बताया ही नहीं गया तो फिर किस तरह से ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ फराह फैज है, वकील है, हमारे साथ हमारी तबस्सुम है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रेम शुक्ला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और नीलोफर मसूद हैं। नीलोफर मसूद नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। और नीलोफर मसूद, मेरा पहला सवाल आप ही से है और मेरा आपसे सवाल ये है
कि उमर अब्दुल्ला साहब जो इस पर ट्वीट कर रहे हैं या फारूक साहब भी जो इस पर कह रहे हैं, हिजाब पर पाबंदी तो लगाई नहीं, कोर्ट ने साफ तौर पर सीधे तौर पर यह कह दिया कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, अब उसके बाद इतना विवाद क्यों है? जी, बहुत ही बदकिस्मती की बात है जब रिलीजियस मैटर्स हम कोर्ट में डिसाइड करते हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का मसला होता है, एक आस्था का मसला है। आप देख लीजिए जो आज जजमेंट आई हुई है पर्टिकुलरली मुस्लिमों के लिए है, जहां पर ये कहा गया है कि ये एक एसेंशियल जरूरी नहीं है कि आप बस हिजाब लगाए या नहीं लगाए। लेकिन मुझे बता दीजिए, व्हेन वी गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द होली कुरान, उसमें स्पेसिफाई किया गया है कि इट इज मैंडेटरी। फिर मैं उसको पर्सनली यूज करती हूँ या नहीं करती हूँ, तो मुझे बता दीजिए किस तरीके से ये रिस्ट्रिक्शन क्लॉज में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जितने भी मुझे संविधान ने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन मुझे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, किस तरीके से उसको इन्फ्रिंज कर रहा है। नंबर एक। नंबर दो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। नहीं मैडम पहले जो कोर्ट कह रहा है, मैडम जो पहले कोर्ट कह रहा है वो सुन लीजिए ना मैम, प्लीज पॉइंट दर पॉइंट चलेंगे, आप गुमराह कर देंगी तो कैसे चलेगा मैम। तो कोर्ट ने क्या कहा, एंड आई कोट, वही कह रहे मैम सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए मैम, सुन लीजिए प्लीज डिसीजन को। जी मैम, हर बात को ना हिंदू मुस्लिम मत बनाया कीजिए आप। देयर इज एब्सोल्युटली नो मटेरियल, मैम मे आई प्लीज, मे आई मैडम, मे आई प्लीज। There is absolutely no material placed on record to prima facie show that wearing of hijab is a part of an essential religious practice in Islam and that the petitioners have been wearing hijab from the beginning. इसके अलावा आगे it says it can hardly be argued that hijab being a matter of attire can be justifiably treated as a fundamental to Islamic faith. And I continue from the order. It says, it is not that if the alleged practice of wearing hijab is not adhered to, those not wearing hijab become the sinners. Islam loses its glory and it ceases to be our religion. इस पे क्या कहेंगी समीना बेगम? इस पर तो मैं आपका कमेंट चाहती हूँ, और जो मैंने अभी जो अंश मैंने पढ़ा, मैं चाहूंगी इसका हिंदी ट्रांसलेशन प्लीज जरा स्क्रीन पर लाया जाए, प्लीज जरा स्क्रीन पर लेकर आए इसका हिंदी ट्रांसलेशन। और उस पर समीना बेगम आपका जवाब, कोर्ट ने साफ कह दिया एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम की। कोर्ट ने साफ कह दिया कि हिजाब फंडामेंटल नहीं है इस्लामिक फेथ के लिए। कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो हिजाब नहीं पहनते वो सिनर्स नहीं बन जाते, वो पापी नहीं बन जाते, और ऐसा भी नहीं कि इस्लाम अपनी ग्लोरी खो देगा और रिलीजन होना बंद कर देगा। हम ये सब सारे बातों के उसमें नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमको हिजाब के बारे में बात करना है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है ये है, क्योंकि आर्टिकल 25, 28 में भी हमारा फंडामेंटल राइट है। और एक चीज जो है ना, अभी आपने बताया कि एसेंशियल प्रैक्टिस है, एसेंशियल प्रैक्टिस है। अगर कोर्ट में अगर सही तरीके से अगर उनको तजावीज अगर पेश नहीं किए, शायद उसी की वजह से जरा उनको प्रॉब्लम हो रहा होगा। मगर जहाँ तक मैडम आपके कहने से तो ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं बनेगा मैम, बन जाएगा मैम देश। हाँ मैडम मैं सुन रही हूँ आपकी बात। सूरे नूर और सूरे अहज़ाब में हमने इससे पहले भी कहा है, आयत नंबर 31 में। और जो ना मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आप कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक तफसीर होती है जो एक आयत का डिटेल देती है, उससे आपको पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी कुरान की तफसीर पढ़िए भाई, क्योंकि कुरान का जो आप ट्रांसलेशन है आप तो मैम इसमें तो आगे लिखा है साफ तौर पर कि जो पेटिशनर्स हैं दे हैव मिजरेबली फेल्ड टू मीट द थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लीडिंग्स एंड प्रूफ एज टू वेयरिंग। मैम आप मुझसे तो साक्ष्यों पर बात कीजिएगा मैम प्लीज। नहीं तो उसी से अफसोस हो रहा है। हाँ तो कोर्ट ने साफ ये कहा, मैम सुन लीजिए ना, कोर्ट ने साफ कहा कि petitioners have miserably failed to meet the threshold requirement of pleadings and proof as to wearing hijab is an inviolable religious practice in Islam and much less a part of essential religious practice। याचिकाकर्ता फेल हो गया। नहीं हो तो भाई इंशाल्लाह हम जो चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, जो ना हम तफसील पूरा पेश करेंगे
और जो है ना बराबर अगर हमारे हक में आएगा, क्योंकि देखो आप जैसा कि बताए जो ना टर्बन पहनना सिखों के लिए एसेंशियल है, वो लोग प्रूव करें तो हम भी प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। मैम आपके पास मौका था, आपके पास मौका तो था, आप प्रूव तो नहीं कर पाए। ये लास्ट सेंटेंस मैंने क्या पढ़ा है? ये लास्ट सेंटेंस मैंने क्या पढ़ा है? यही पढ़ा है मैंने। कोर्ट सीधे तौर पर कह रहा है, कोर्ट सीधे तौर पर कह रहा है, हमारे पास कुरान में है और इसकी तफसीर पढ़ेंगे तो समझ आएगा। हमारे साथ फराज ही है और क्या हमारे साथ सुबोई खान है। सुबोई खान जी अदिति, कोर्ट क्या कह रहा है और समीना बेगम क्या डिस्क्रिप्शन दे रही हैं, किस तरह से डिस्क्राइब कर रही हैं फैक्ट से? कोर्ट तो साफ कह रहा है याचिकाकर्ता प्रूव नहीं कर पाए। उन्होंने सीधा कहा जो हिजाब नहीं पहनते क्या वो सिनर्स हैं, क्या वो पापी हैं, और क्या इस्लाम अपनी ग्लोरी लूज कर देता है और रिलीजन नहीं रहता क्या? जी जी अदिति, देखिए ये समय बताएगा। आप और मैं भारत के ही नहीं विश्व के एक ऐसे ऐतिहासिक समय के विटनेस हैं। ये समय बताएगा कि ये कितना क्रांतिकारी फैसला प्रूव होगा, क्योंकि पहली बात तो एक क्लैरिटी दे दी गई है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस वही हो सकती हैं जो आपके स्क्रिप्चर्स में हो। वन, आप रिलीजन का नाम लेके या राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 का नाम लेकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अब मुसलमान बच्चे भी सवाल पूछना शुरू करेंगे कि हाँ, अगर कोई चीज नहीं लिखी है इस्लाम में तो वो हमें करवाने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है, और अगर हम नहीं करते हैं तो हमें डराया क्यों जाता है, हमें दोज़ख की ग्राफिक डिटेल्स क्यों बताई जाती हैं, हराम हलाल की लिस्ट क्यों दी जाती है। अल्लाह इतना कट्टर नहीं हो सकता, तो हम लोगों को मौलानावाद और कट्टरवाद के नाम पर जीने से रोका क्यों जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार क्यों हमसे छीना जाता है, यह हर मुसलमान सवाल करेगा। दूसरी बात आती है पाप और पुण्य की। बहुत अच्छा कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला है कि हिजाब ना पहनने से पापी नहीं हो जाएंगे। अदिति, पाप और पुण्य हमारा मन निर्धारित करता है, परिस्थितियां निर्धारित करती हैं। 1400 साल पहले रेगिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग ये तय नहीं कर सकते कि 1400 साल बाद भारत में चलने वाले लोग क्या करेंगे, वो पाप है कि पुण्य है। पाप पुण्य को आप बॉक्स में डेफिनेशन से बांध नहीं सकते हैं। सिचुएशनल होता है, सर्कमस्टेंशियल होता है, बहुत सारी परिस्थितियां निर्धारित करती हैं क्या पाप है क्या पुण्य है। जिस हो सकता है एक व्यक्ति के लिए कुछ पाप हो, वही सेम चीज दूसरे व्यक्ति के लिए पुण्य होगा। ठीक, तो इसलिए रिलीजन को इस्तेमाल करके लोगों को मानसिक गुलाम बनाना बंद करें ये लोग। ठीक है मरिया तबस्सुम, कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि हिजाब नहीं है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इस्लाम में। कोर्ट ने ये किया कि उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन उनको सूट करता है, जैसे कई लोग हैं जैसे सुबुई जी हैं जो सनातनी मुस्लिम हैं, वैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने कुरान के इंटरप्रिटेशन को गलत से किया है। तो अब जैसे सुबुई जी इंटरप्रेट कर रही हैं, वैसे कुछ कई लोग हैं। अब उनके इंटरप्रिटेशन को लेके अगर कोर्ट अपना जजमेंट देगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स, जो 99% ऑफ मुस्लिम्स दुनिया के बिलीव करते हैं कि हिजाब एसेंशियल है, तो वाई विल द कोर्ट, हु गिव द अथॉरिटी टू कोर्ट को किसने अथॉरिटी दी है कि वो हमारे लिए इंटरप्रेट करे हमारी कुरान को? हम इंटरप्रेट करेंगे हमारी कुरान को हमारे लिए। मैम ये बताइए आप मुझे पहले, आपने ये उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन फॉलो किया है, जो ट्रांसलेशन फॉलो किया है, वो उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसको फेवर करता है, इसीलिए वो फॉलो कर, इसीलिए वो इंटरप्रिटेशन को लेके ये जजमेंट दिया गया है। हमें यकीन है सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हमारी ओर ही आएगा। मैडम जो आपसे अग्री नहीं करते अपने अटैक करना शुरू कर देते हैं। किसी को अटैक नहीं किया है, कोई गलत बात नहीं है भाई, कोई सनातनी मुस्लिम होना गलत बात नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप सनातनी मुस्लिम हैं, कोर्ट इस्लाम के बारे में आप एक्सपर्ट के कहने से कोर्ट अदालतें, सुन लीजिए मैडम, कोर्ट अदालतें सुबुई खान के कहने से, अदिति त्यागी के कहने से, मरिया तबस्सुम के कहने से नहीं चलती हैं मैडम। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इस देश की अदालतें साक्ष्य पर चलती हैं। इंटरप्रिटेशन को लिया है, साक्ष्य पर चलती हैं इस देश की अदालतें। वो जो इंटरप्रिटेशन, हाँ, जो साक्ष्य पर चलती हैं, तो वो भी साक्ष्य पर चलती है। बार-बार आपके सामने दोहरा रही हूं, गुमराह मत कीजिएगा यहाँ पर बैठकर, और इसे आप और हम मत बनाइए। सुप्रीम कोर्ट है जो हायर कोर्ट है, आप और हम मत बनाइए, जाएगी आप और हम मत बनाइए इसे। कोर्ट ने कहा, मैंने पहले भी पढ़ा, एक बार फिर से वो ट्रांसलेशन लेकर आए जरा हिंदी में प्लीज, स्क्रीन पर ट्रांसलेशन लेकर आए ताकि दर्शकों तक तथ्य पहुंचे। और आप ये 99% मुसलमान ऐसा महसूस करते हैं, ये आपने कोई सर्वे कराया है क्या? कोर्ट ने क्या कहा अपने ऑर्डर में, इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और जो हिजाब नहीं पहनती क्या वो सिनर्स हैं? आप PW का सर्वे देखिए, अभी कितने मुस्लिम, 85% ऑफ मुस्लिम्स दे कवर देयर हेड।
क्या आपने पढ़ा है वो सर्वे? इंडिपेंडेंट एजेंसी ने किया है। सुनिए मेरी बात ध्यान से। 85% ऑफ मुस्लिम्स आर कवरिंग ये देश संविधान से चलेगा? नहीं, फिर मुझे वापस उसी बेसिक क्वेश्चन पर लौटना पड़ेगा। ये देश संविधान से चलेगा मैडम? पहले 2 सवाल है मेरे। ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से चलेगा? जल्दी से। बिल्कुल ये देश संविधान से चलेगा, क्योंकि इस देश में शरिया का कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कोर्ट है वो शरिया के कोर्ट नहीं है, वो संविधान के कोर्ट है। ये किसी ने नहीं कहा कि ये देश शरिया से चलना चाहिए। तो मैडम फिर आप क्यों गिनवा रही हैं कितने परसेंट मुसलमान ये कहते हैं जो कि अपने आप में विवादित है, जो कि अपने आप में विवादित है? मैम आप क्यों गिनवा रही हैं? और दूसरी बात, आप तो मुझसे ऐसे डिबेट कर रही हैं कि जैसे हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई हो इस देश में। एक सेकेंड, मेरे साथ मुद्दे पर रहिए मैम, प्लीज मेरे साथ मुद्दे पर रहिए। मरिया जी, आप मेरे साथ इस तरह डिबेट कर रही हैं जैसे इस देश में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई हो। इस देश में लगाई क्या हिजाब पर पाबंदी? जी बिल्कुल। अगर आप हिजाब पर स्कूल में आज पाबंदी लगाती हैं तो कल के दिन आप ऑफिस में भी पाबंदी लगाएंगे। अच्छा, अगर ये भी करेंगे तो अगर को लेकर इतना बड़ा डिबेट हो रहा है, अगर को लेकर डिबेट हो रहा है, आपको डर लग रहा है? बिल्कुल। जेनोसाइड वॉच ने क्या कहा है? ये मुल्क जेनोसाइड की तरफ जा रहा है। मैडम अब आप कहां जा रही हैं? कहां जेनोसाइड हो गया? आपको कहां जेनोसाइड दिख गया? आपको जेनोसाइड कहां दिखा? तो हम जा रहे हैं। आपको जेनोसाइड कहां दिखाई दिया है? जेनोसाइड कहां हो रहा है? किस तरह का नैरेटिव है? वही तो है ना मैडम जी। जेनोसाइड अगर शुरू होगा इंडिया में तो उसके बाद आपको तो मैम आप ये डराइए नहीं, आप यहाँ पर डराइए नहीं, आप यहाँ बैठकर डराइए नहीं। पहली बात, आप यहाँ बैठकर डराइए नहीं। पूरी दुनिया के जो आप एक एग्जांपल देकर बताइए, आप एक एग्जांपल देकर बताइए। जब जिनोसाइड हुआ था 3 दशक पहले, उस पर आज बात करते हैं, तो लोगों को डर लगने लगता है। तब इस देश का सेक्युलरिज्म खतरे में आने लगता है। और अभी आप जिनोसाइड को लेकर लोगों को डरा रही हैं, तो इस देश के सेक्युलरिज्म के लिए कोई खतरा नहीं है। जेनोसाइड वॉच के बारे में किसने लिखा है? किसने कहा है? क्या मैंने कहा है? जेनोसाइड वॉच किसने चलाया है? क्या वो मैं चलाती हूँ वो एजेंसी? मैडम आप जो आरोप लगा रही हैं उसका आधार क्या है? बस आप आरोप लगाएंगी, इंडिया भी फाइनल सिर्फ आरोप लगाएंगी। आप इसका साक्ष्य दीजिए, आप इसका एक एग्जांपल दीजिए। नहीं, बात आरोप की नहीं है मैडम। बात यह है कि आप लोग समझिए कि इसमें देखिए, फिर उसके बाद में अगर मुसलमानों को इस तरह से वो कर दिया जाएगा, इंडिया से खत्म करने की कोशिश की जाएगी, तो बाद में बीजेपी किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ेगी आखिर? जब मुसलमान ही नहीं रहेंगे तो उनका भी इसमें नुकसान होने वाला है। नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए जेनोसाइड कहाँ हुआ? आपने जो कहा जेनोसाइड वर्ड आपने इस्तेमाल किया, कहाँ हुआ? मैं आपसे समझना चाहती हूँ, पहले आप ये बताइए। डिबेट आगे तब बढ़ेगी जब आप ये एग्जाम्पल देकर मुझे बताएंगे। ढूंढिए, आपको ढूंढ लीजिए, अब बैठकर ढूंढिए ऑनलाइन। जी हाँ। जब आप एक तरफ संविधान की दुहाई देती हैं, जब आप एक तरफ संविधान की दुहाई देती हैं, हु इज ग्रेगरी स्टैंटन? मैडम आप तो एंकर है, आपका तो रोज यही काम होता है। आपने कई डिबेट चलाए उस जमाने में जब ग्रेगरी स्टैंटन ने कहा कि इंडिया जेनोसाइड के, जब वाराणसी में ऐसे बयान दिया गया कि मुसलमानों को मारो काटो सब बयान दिया गया, तब आपने चलाया ना। ग्रेगरी स्टैंटन ने कहा ना कि इंडिया जेनोसाइड के आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। तो इसमें यह किया जाता है कि पहले अदरिंग की जाती है। मैम आप कुछ स्टेटमेंट्स के आधार पर इस देश की नेगेटिव छवि को हमारे लिए इंटरप्रेट नहीं करेंगी। आप इस देश की नेगेटिव छवि नहीं पेंट कर पाएंगी, इस देश को बदनाम नहीं कर पाएंगी। 2 लोगों के स्टेटमेंट उठाकर आप किसी भी तरह के आरोप नहीं लगाएंगी। एग्जाम्पल दीजिए आप मुझे, एग्जाम्पल दीजिए पहले आप मुझे। आप एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म पर आई हैं, आप मुझे एग्जाम्पल देकर बताइए कहाँ हुआ जेनोसाइड। बाबा साहब अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसको प्रोटेक्ट मैं कर रही हूँ। और उनके बारे में आप भूल गए, उनके बारे में भूल गए। 5 मिनट की 15 मिनट पुलिस हटवा रहे थे, को मारने वाले 5 मिनट की 15 मिनट पुलिस हटवा रहे थे। पहले आप ये बताइए, उनका स्टेटमेंट भूल गए कि याद है आपको? गांधी जी को अपने मारिया तबस्सुम, और ये लोग वो आप भूल गए क्या? जो 5 मिनट से लेके 15 मिनट कितनी देर कह रहे थे वैसे? एक सेकेंड, 5 मिनट पुलिस हटवा रहे थे, 15 मिनट क्या? आप उनका स्टेटमेंट भूल गई? कितनी देर पुलिस हटवा रहे थे सबक सिखाने के लिए? कितनी देर? 15 मिनट। बिल्कुल उन्होंने गलत कहा। जिन्होंने भी ये बात कही है वो उन्होंने भी, यहाँ तो आपको नाम लेने से भी डर लग रहा है। लिया जाना चाहिए और यहाँ अभी आपको नाम लेने से डर लग रहा है। जिन्होंने भी ये कहाँ पर चली गई यहाँ पर, यहाँ पर जेनोसाइड जैसे एक बहुत सीरियस वर्ड का आप इस्तेमाल कर रही है, लोगों को डरा रही है, लोगों को डरा रही है, लोगों को डरा रही है। डराने वाला नैरेटिव है कि ना
फराज जी कमेंट आपका, उसके बाद प्रेम शुक्ला प्लीज जल्दी मैम। इस तरह की रिस्पांसिबल बयानबाजी मत कीजिएगा, रिस्पांसिबल बयानबाजी मत कीजिएगा, इस मंच पर बैठकर मत कीजिएगा। मीडिया चैनल नहीं है जहां पर नहीं मैम, आप इस तरह की रिस्पांसिबल गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात नहीं रखेंगी। मैं सिर्फ देश के एक आम नागरिक हूँ और एक आम मैम आप देश के आम नागरिक हैं तो देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा रखिए, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा रखिए, जैसे कि एक आम नागरिक होने के नाते मैं भी रखती हूँ। डराने वाला नैरेटिव सेट मत कीजिए, डराने वाला नैरेटिव मत सेट कीजिए। फराज जी किसी को कोई डरा नहीं रहा है। ग्रेगोरी मैडम प्लीज एग्जांपल आप दे नहीं पा रही हैं, एक एग्जांपल आप दे नहीं पा रही हैं, सुन लीजिए फराज जी प्लीज मैम, 1 मिनट में आपका पॉइंट है, उसके बाद में प्रेम शुक्ला प्लीज जल्दी। अदिति देखिए, ये लोग खुद कंफ्यूज्ड हैं, इन्हें यही पता नहीं है कि रिट किस लिए गई थी। रिट इसलिए थी कि क्या स्कूल जो है वो अपना ड्रेस कोड तय कर सकता है, नहीं तय कर सकता है। बच्चे क्लासरूम के अंदर हिजाब के साथ आए या नहीं आए, बाहर इनको हिजाब पहनने से, बुर्का पहनने से कोई नहीं रोक रहा है। और इन्होंने कहा ये बहुत बदकिस्मती है हमारी कि ये इस तरह का फैसला है। बदकिस्मती तो इनकी ये है कि जितने भी लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी खुद एक लॉयर है, तो वो क्यों नहीं प्लीड करते इस तरह के केसेस को। सिर्फ वो इलेक्शन कैंपेनिंग में लोगों को मिसगाइड करते हैं, इस तरह की हेट स्पीचेस, कम्युनल स्पीचेस यूज करते हैं। कभी उन्होंने किसी भी मसले में कोर्ट को जो है वो असिस्ट नहीं किया, और वो फिर बाद में एक जो है पब्लिक डोमेन में आकर के जो है वबा फैला देते हैं और सिविल वॉर की तरफ इसको धकेलते हैं। तो ये सारे मसले तब एंड होंगे अदिति, जब यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। ये चाहे हाई कोर्ट को माने ना माने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, वहां भी इन्हें इसी तरह से यही जजमेंट रिपीट होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की ये बात करते हैं, आर्टिकल 25 की बात करते हैं। आर्टिकल 25 सिर्फ इंटीग्रल पार्ट जो किसी भी रिलीजन का है उसको प्रोटेक्ट करता है। और अगर ये इंटीग्रल पार्ट होता तो जिस तरह से सिखों के लिए टर्बन अलाउड है, इसी तरह से हिजाब भी अलाउड होता। और ये जिस वर्ष की बात करती है, जिस होली कुरान की बात करती है, उसी होली कुरान में औरतों के लिए पर्दे की बात सूरह नूर में वर्ष नंबर 31 में कहा गया है, लेकिन वर्ष नंबर 30 जो है वो मर्दों के लिए है। तो मर्दों के लिए कब ये पर्दे की बात करेंगे? ये आज इनका लड़कियों को स्कार्फ अलाउ कर दीजिए, कल फिर ये कहेंगे कि जो लड़के हैं वो टोपी पहन के आएंगे, क्योंकि ये तो हमारे कुरान में कहा गया है। और हमारे जो ठीक है, आपने एक सवाल असदुद्दीन ओवैसी से पूछा, समीना बेगम उस पर आपका जवाब जल्दी से। फराज जी तो कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड का वक्त आ गया है। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड अब नहीं ला सकते, क्योंकि जो है हर एक का अपना रिलीजन के बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर सब तैयार करे। सो है अदिति जी, हमारा टॉपिक जो ना हिजाब के मामले पे रहा सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब का, वो बैरिस्टर है, वो अपनी जगह पे, मगर जो ना अब आप लोग खुद वकील हो के आप खुद कर रहे हैं फैसले। तो देखिए, हम बोल रहे हैं ना आपको, इंशाल्लाह हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और हम उम्मीद करते हैं कि जो ना हम भी इंशाल्लाह उसका जो भी है इंटरप्रिटेशन सही पेश करेंगे, जिसकी वजह से वो हमारे हक में आएगा। कब करेंगे चैलेंज? किस बात का इंतजार है? किस बात का इंतजार है? कब करेंगे चैलेंज? पूरा ट्रिपल तलाक का पीरियड चला गया, एक दिन असदुद्दीन ओवैसी नहीं आए, स्क्रीन पे बैठ के हिंदू मुसलमान करते हैं। हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहां जब भी इस तरह के मसले जाते हैं तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो नॉन मुस्लिम एडवोकेट्स करते हैं, और यहाँ बैठ के आप कहते हैं कि जी नॉन मुस्लिम को तो शरिया नहीं पता है, नॉन मुस्लिम को नहीं पता कि इस्लाम क्या है, और जजेस को नहीं पता इस्लाम क्या है, वो कैसे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं? हिंदू मुस्लिम क्या है ना, तो वो कौन सा वक्त होगा और किस वक्त में आप लीड करेंगे? ये कंफ्यूज हैं, ये धारा 370 के हटने से परेशान है, ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये 3 तलाक का बिल आ जाने से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। अब इनको ठीक है मैम, जवाब सुन लीजिए उनका। समीना बेगम प्लीज, फराज जी जवाब सुन लीजिए मैम, प्लीज जवाब सुनिए समीना बेगम। असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदू मुसलमान करते हैं, अभी आपने कहा, ये कैसे कह सकते हैं आप? दूसरे अपोजिशन पार्टीज भी करते हैं, सब तो बड़ा हिंदुत्व का झंडा लेके चलते हैं, राम मंदिर का झंडा लेके चलते हैं, वो तो इलेक्शन में ये करते ना वैसा हिंदू मुसलमान। ये रहा सवाल मुस्कान के इतना बड़ा हमला हुआ, इतना कोई स्पीच कम्युनलिज्म से बाहर नहीं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। तू मैं वक्त नहीं जाया करना चाहती, तार्किक तौर पर बात होनी चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, उसके लिए हम ये बहस लेकर आते हैं दर्शकों की क्लैरिटी के लिए। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान क्या कह रहे हैं सुनिए।
जुडिशरी से कोई भी फैसला आता है तो हम सब की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है उसको स्वीकार करना। तो मुझे उम्मीद है सब लोग स्वीकार करेंगे इस डिसीजन। अगर जो लोग ये सवाल कर रहे हैं उनसे पूछिए क्या फ्रीडम नहीं है जुडिशरी? तो जुडिशरी के फैसले का सम्मान होना चाहिए। प्रेम शुक्ला, आप कैसे इन लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इन्हें कन्विंस करेंगे, कैसे इन्हें पर्सुएड करेंगे? यहाँ तो जिनोसाइड तक बात पहुंच गई, मरिया तबस्सुम ने जिनोसाइड तक बात पहुंचा दी। देखिए, जो लोग ट्रिपल तलाक को भी धर्म का बुनियादी मसला मानते थे, जो लोग हलाला के विरोध जो है मौन साधे बैठते हैं, जो लोग पर्दा प्रथा, हमने तो बचपन से ही जो है स्कूलों में यही पढ़ा गया कि पर्दा प्रथा कुप्रथा है। आज हाईकोर्ट यह स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि बुर्का पहनना, हिजाब पहनना यह धर्म का अंतर्गत अंग नहीं है। ऐसे में भाई आप हाईकोर्ट गया कौन था? हाईकोर्ट में इस हिजाब को लेकर, इसके समर्थन को लेकर गई थी वो मुस्लिम लड़कियां। उन मुस्लिम लड़कियों को कहना चाहिए था कि भाई हाईकोर्ट फोरम ही नहीं है, हम शरीयत ही मानेंगे, हम संविधान नहीं मानेंगे, हम न्यायपालिका नहीं मानेंगे। जब आप न्यायपालिका के पास इस संदर्भ में न्याय मांगने गए तो न्यायपालिका जो न्यायोचित बातें हैं, जो उनके सामने तथ्य और वैज्ञानिक तर्क हैं, उनके आधार पर एक निर्णय सुनाया। अब आपको लगता है कि हम उस निर्णय से असंतुष्ट हैं तो आपके पास फोरम है कि आप सर्वोच्च न्यायालय जाएं, लेकिन आप सड़कों पर उतरकर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। और एक कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई जैसे जो अलगाववादी संगठन हैं, उनके उकसावे में आकर भारत को बदनाम करने की योजना में जो शामिल लोग हैं वो नरसंहार जैसी बातें कर रहे हैं। साहब, इस देश में नरसंहार दो ही बड़े हुए हैं, एक 1947 का नरसंहार जो इस्लाम के नाम पर किया गया, दूसरा 1990 का नरसंहार हिंदू पंडितों का कश्मीर में, वो भी मस्जिदों से जो है बाकायदा ऐलान करके हिंदुओं का नरसंहार किया गया। आज तक इस देश में कहीं भी मुसलमानों के नरसंहार का कोई भी तथ्य और प्रमाण नहीं है। 54 कार सेवकों का गोधरा में नरसंहार करने का दुष्कृत्य जिहादी शक्तियों ने किया। बम कांड करके जिहादियों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाकर बम फोड़कर निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार किया। आप जो है, आज तक हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता है, हिंदू कभी भी किसी के नरसंहार करने की कल्पना भी नहीं करता है। लेकिन कुछ लोग अगर नरसंहार करने की धमकियां दे रहे हैं तो ये समझ लें यह देश जो है संविधान से चलने वाला है और इस देश के पास नरसंहार जैसी धमकी देने वालों के खिलाफ संविधान के दायरे में कार्रवाई का अधिकार है और कड़क कड़ी कार्रवाई होगी। फिर चिल्लाते हुए टहलेंगे। नीलोफर मसूद, उसके बाद समीना जी, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए आदित्य जी, बहुत ही बदकिस्मती की बात है, ये नरसंहार की बात कर रहे हैं। क्या इनको ये नरसंहार याद नहीं है जब जम्मू में 1947 में 1 लाख से नरसंहार तो आपने शुरू किया, किसी पंडित को हाथ नहीं लगाया। किसने मरवाए? जिन्ना ने मरवाए ना, जो आपके वैचारिक अब्बा हैं, आपके वैचारिक आका ने मरवाए ना। डायरेक्ट एक्शन की बात किसने की? इस देश को बांटने का कुकर्म किसने किया? क्या इस देश को इस्लाम पे बांटने का कुकर्म नहीं किया गया? और कश्मीर में नरसंहार नहीं किया गया? आपको शर्म नहीं आती है कि हिंदुओं के नरसंहार पर, उनकी लाशों पर खड़े होकर आप लोगों ने जिस तरह से अट्टहास किया, उस पर आपको शर्म नहीं आती है? बेशर्मी से आप बातें कर रही हैं बैठकर। आपको माफी मांगने की आपको आवश्यकता नहीं महसूस होती है? आपने जिस तरह का नरसंहार करने के पास जिस तरह का जो है आपराधिक नृत्य किया है, उस पर माफी मांगने का, तौबा करने की आवश्यकता है। लेकिन आप तौबा नहीं करेंगी क्योंकि यजीदों की औलादें तौबा नहीं करती है, क्योंकि यजीदों की औलादें जो है हमेशा दूसरों को देश देती है। इस तरह से बहस नहीं। नीलोफर मसूद, वीडियो पे लगे हुए हैं और सब जानते हैं इस चीज को। टीचर्स के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, टीचर्स के आपने दुपट्टे उतरवा दिए, आपने वहां के उनके हिजाब उतरवा दिए। ये खाली स्टूडेंट्स तक आपने महदूद नहीं रखा। नोएडा में आपने लाठीचार्ज किया औरतों पर जो चल रही थी, बुर्के में नहीं बल्कि हिजाब में, इस ऑर्डर की वजह से। और अब आप इसी ऑर्डर की वजह से आप ये बेस बनाना चाहते हैं कि एक संविधान होना चाहिए, एक हम अगर उस प्रथा को मानते हैं, आप मुझे बताइए संविधान होने चाहिए। नहीं, एक सेकंड, कितने संविधान चाहती हैं आप देश में या शरिया चाहती हैं?
एक सेकेंड, कितने संविधान होने चाहिए एक देश में भाई? कितने कानून होने चाहिए? कितने 370 चला दिया मैम। उन कानून की तो धज्जियां आप उड़ाती हैं। नहीं, धज्जियां तो आप उड़ाती हैं। जो आज हो रहा है, क्या संविधान जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे प्रोविजंस है, क्या आप लोग उनको मानते हैं? नहीं मानते, नहीं मानते। आपसे मैं सिंपल सवाल पूछती हूँ मैम। पहली बात, एक सेकंड थोड़ा मैम मेरी बात सुन लीजिए। क्या कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है? सीधा जवाब दीजिए मुझे। हर किसी को राइट है, अगर कोई डिसीजन आया हुआ है इसे डिसेंट करें। नहीं, अभी आपने संविधान की दुहाई दी थी, ये गैर संवैधानिक है या नहीं? आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, सीधा जवाब दीजिए मुझे। अब किसी को वर्डिक्ट जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो किसी के रिलीजन में, किसी के रिलीजन चाहे वो मैंडेटरी है या डायरेक्टरी, उसको डिसाइड करे। नहीं, कोर्ट, ये कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला गैर संवैधानिक है आपके हिसाब से या नहीं? इसका जवाब या तो हाँ है या ना है। लोगों पर ही छोड़ दीजिए। नीलोफर मसूद, जब आप ये बोलने की हिम्मत नहीं रखती, और इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं रखती, तो लोगों को बरगलाने के लिए इस मंच का इस्तेमाल मत कीजिए। या तो आप कहिए ये फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट का गैर संवैधानिक है, कहिए आप। बिल्कुल गैर संवैधानिक, इट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस, इट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस। सबूई खान, मैम आप सीधे तौर पर सवाल का जवाब या तो दीजिए, कहां का संविधान पढ़ के सीधे तौर पर सवाल का जवाब दीजिए। सबूई खान जी, मैं अदिति डायरेक्टली, अरे दे रहा है नीलोफर जी, सुनिए होगी अदिति प्लीज, ये चुप होंगी तो मैं बोलूंगी। नीलोफर जी, मैं डायरेक्टली आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ। आप यहाँ पर अपना सर कवर करके बैठी हैं, आपको कोई मनाही नहीं है, ना आपको कोई मनाही होगी। हम हमेशा से ये बोलते हैं कि बिकनी पहनना भी अगर किसी महिला का अधिकार है, शरीर ढकना भी महिला का अधिकार है, लेकिन उचित जगह पर और अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। जब बच्चियां स्कूल जाती हैं, यूनिफॉर्म पहनती हैं, यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, वहां पर वो बिकनी या बुर्का पहन के नहीं जा सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात पूरी बात नहीं हुई है नीलोफर जी, एक बात और सुन लीजिए। रिलीजन का बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। किसी भी रिलीजन का मैंडेटरी या डायरेक्टिव पार्ट कोई है या नहीं, उसमें कोर्ट्स को इंटरवीन करने की बिल्कुल जरूरत होती है, अगर उस चीज को इस्तेमाल करके देश में अराजकता फैल रही हो। और किस लिए बैठी है कोर्ट्स? रिलीजन के नाम पे अगर अराजकता फैल रही है, आग लगाई जा रही है देश को, तो कोर्ट्स बैठ के अपने मुंह पे चेन लगा के नहीं बैठ सकती है। कोर्ट्स बिल्कुल इंटरवीन करेंगी। अगर पैगंबर मोहम्मद, सुनिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जैशे मोहम्मद आतंकवादी संगठन चल रहा है और हम मुसलमान उस पे उंगली नहीं उठाएंगे, तो बिल्कुल दुनिया उठाएगी, बिल्कुल जुडिशरी उस पे फैसले देगी। हमें देखना चाहिए कि इस्लाम के नाम पर हो क्या रहा है दुनिया में। हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। हम मौन समर्थन क्यों देते हैं कट्टरवाद को? हम मौन समर्थन क्यों देते हैं अलगाववाद को? अगर पढ़े लिखे मुसलमान आकर ये नहीं देखेंगे कि हो क्या रहा है इस्लाम के नाम पर, तो डेफिनेटली जो दूसरे लोग अथॉरिटीज में बैठे हैं वो देखेंगे, क्योंकि समाज में समरसता बनाए रखने की उनकी जिम्मेदारी है। आप डिसाइड करेंगी नीलोफर जी, आप डिसाइड करिए। अच्छा आप करिए, बताइए मुझे, आप बताइए, आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्या पैगंबर मोहम्मद के नाम पर जैसे मोहम्मद चलना जायज है? क्या इस्लाम के नाम पर कश्मीरी हिंदुओं का मास, रेप, मर्डर, स्लॉटर जायज था? क्या इस्लाम के नाम पर मुसलमान बच्चों को मानसिक तौर पे गुलाम बना देना जायज है? क्या इस्लाम के नाम पर 12-12 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करना जायज है, या फिर हलाला करना जायज है, या फिर बहु विवाह के नाम पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का वायलेशन करना जायज है? ठीक, एक सेकेंड, अब आप रुक जाइए प्लीज। सुबोध खान प्लीज, अब आप इस पर, अब आप दूसरे पैनलिस्ट की भी राय सुनिए प्लीज। इस पर दूसरे पैनलिस्ट की भी राय सुनिए। मारे तबस्सुम, मुझे पूरी उम्मीद है अब तक तो आप जेनोसाइड के कई एग्जांपल्स निकाल चुकी होंगी। जी, तो ये है कि अब आप अभी बीजेपी के नेता यहाँ पर जो हैं वो शायद अश्विनी उपाध्याय को पहचानते हैं, और वो उनको भी पहचानते हैं। उनके पार्टी की जो उदिता त्यागी हैं, वो भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे हरिद्वार में, जहाँ पर ये कॉल्स लगाए गए। तो क्या ये बात स्पष्ट नहीं है कि कौन चाह रहा है हिंदुस्तान में जेनोसाइड कराना?
हमारे जो नेता यहाँ पर बैठे हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों ने ही जेनोसाइड कराई है इंडिया में। जेनोसाइड चाहे कोई भी, जेनोसाइड तो अल्लाह अकबर कह के किया गया ना, नहीं होता। जिनोसाइड किया किसने? जिनोसाइड करने का कुकर्म जो है वो इस्लाम के नाम पे किया किसने? जेनोसाइड करने वाला, आपकी चुप्पी क्यों है? जेनोसाइड करने वाला और जेनोसाइड की पॉलिसी देने वाला जो है, आप यजीदों के तलवे चाटने पर क्यों आमादा है? जब ये हरिद्वार तो बताइए ना, यजीदियत किसने की? 1990 में जो है हिंदुओं के नरसंहार पर आपकी चुप्पी क्यों है? हिंदू महिलाओं पर बलात्कार करने के लिए मुस्लिम महिलाओं ने सौंप दिया, इसमें आपको शर्म नहीं आती है? बताइए ना, उस पे 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया, उस पे आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? आप जिन्ना की तस्वीरें आपकी लेकर अपने गले में लटका के क्यों टहल रही है? इस पे शर्म आती कि नहीं आती है? तौबा करिए, तौबा करिए कि नरसंहार करने वाले, अल्लाह अकबर के नाम पर नरसंहार करने वाले अपराधियों के साथ खड़ी है। एक सेकंड प्लीज। मारिया तबस्सुम, आपके चिल्लाने से, आपके डराने से, आपके ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करने से सकता है तथ्य नहीं बदलते हैं। हिंदू धर्म जो है वो शांति प्रिय धर्म है। आपका जो हिंदुत्व है वो डिफरेंट है और हिंदू धर्म अलग है। हिंदू धर्म शांति प्रिय धर्म है। हिंदू धर्म ये काम नहीं कर सकते जो राम का, जो श्री रामचंद्र जी का नाम, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सुनिए मेरी बात, और जिस धर्म संसद का आपने जिक्र किया, जिस धर्म संसद का आपने जिक्र किया, मैम प्लीज आप फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करिए, उसमें एक्शन हुआ या नहीं हुआ? पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि आपको कितना पता है इस बारे में। उसमें एक्शन हुआ, उसमें गिरफ्तारियां हुई, उसमें एफआईआर हुई या नहीं हुई? पहले तो आप ये बताइए, उसके बाद सुबुही खान प्लीज। किसमें? मुस्कान के केस में कहती हैं आप मुस्कान के केस की बात कर रही हैं? मैम आप जिस धर्म संसद की बात कर रही है मैं उसकी बात कर रही हूँ। कुछ भी नहीं हुआ भाई, बेल मिल गई उनको। कैसे मिल गई बेल इतनी जल्दी? और ऐसे कैसे हो सकता है कि जब मुस्कान की आप बात कर रही है ना, उस मुस्कान ने खुद ही कहा कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। मैम जो रूलिंग पार्टी है इंडिया की वो कैसे एंकरेज कर सकती है? उनको परमिशन कैसे मिला ये फंक्शन करने का हरिद्वार में? कैसे ये अनाउंसमेंट करने का उनकी जरूरत हुई? और अभी तक अगर कोई होता जो वाकई सेक्युलर कंट्री को, पहले आप थोड़ा सा हमारे मंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट करी, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या एक्शन हुआ, क्या एक्शन हुआ, थोड़ा सा पढ़ लीजिए प्लीज। ऐसे आधी अधूरी बातें मत कीजिए, पढ़ लीजिए। और आपको जेनोसाइड का एग्जाम्पल देना होगा। आप कह रही है ना देश जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है, आपको वो एग्जाम्पल देना होगा। ये जो आप डराने वाली सियासत कर रही हैं, ये जो लोगों में खौफ क्रिएट करना चाहती हैं, उस पर आपको जवाब देना है। मैम आप जवाब देंगी उस पर? जी हाँ बिल्कुल, हम सबको डरना चाहिए, हम हिंदुस्तानियों को डरना चाहिए कि ऐसे लोग जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं वो लोग आकर हमारे सर पर बैठ गए हैं आज और खुल्लम खुल्ला देश में वाराणसी में ठहरकर, हरिद्वार में ठहरकर आतंकवादी, इन लोगों को मरवाना चाहिए, इनको काटना चाहिए। कौन सा आतंकवादी देश चला रहा है? जरा एक एग्जांपल देकर बताइए मुझे। कर रहे हैं नहीं एक सेकंड मारिया तबस्सुम, कौन सा आतंकवादी देश चला रहा है? वो आतंकवादी लोग हैं जिन्होंने जो प्रबोधानंद गिरी जी हैं, जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया देश चला रहा है। कौन सा आतंकवादी आपके हिसाब से जो आरोप लगा रही है, आप क्यों लगा रही है? आतंकवादी जैसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रही है? कभी आप जिनोसाइड पर जाती है, कभी आप आतंकवादियों की बात करती है। सुबुही खान, मैं नहीं मानती कि हिंदू धर्म, सुबुही खान इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। हम कर्नाटक हाईकोर्ट के जजमेंट पर बात कर रहे हैं। कभी मारिया तबस्सुम जिनोसाइड की बात करती हैं, कभी मारिया तबस्सुम आतंकवाद की बात करती हैं, कभी मारिया तबस्सुम माइनॉरिटीज के राइट्स की बात करती हैं, कभी कहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होना चाहिए। क्यों भाई? जी देखिए अदिति, ये इधर उधर घुमाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दे हैव बैडली फेल्ड। ये लोग हिजाब प्रकरण को भी मुद्दा बनाकर देश में अराजकता फैलाने की और आंदोलन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जो ये नहीं कर पाए। उसका कारण ये है कि ज्यादातर मुसलमान बच्चा अब इस्लामिक स्टेट पे सवाल उठा रहा है। बहुत सारे मुसलमान बच्चे हैं जो नाचना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और दूसरे लोगों की तरह डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना चाहते हैं। वो ये सवाल पूछते हैं कि हमें मजहब के नाम पे डराते क्यों भाई? अल्लाह ने जिसने पूरी दुनिया बनाई है उसके लिए हर भाषा, हर जाति, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय, हर देश उसका है, वो हर जगह है। एक रिलीजन को इस्तेमाल करके आप डर के बेस पर लोगों को मानसिक गुलाम बनाते हैं सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। ये मुसलमान बच्चे, मुसलमान युवा जान गए हैं। वो पूछ रहे हैं आपसे सवाल कि क्या फर्क है इस्लाम और इस्लामिक स्टेट में। आप लोग सिर्फ मुसलमान बच्चों को मानसिक गुलाम बना के भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और डर डालते हैं उनके दिमाग में। जेनोसाइड वॉच क्या है? जेनोसाइड वॉच
बहुत सारी ऐसी मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट है जो भारत के खिलाफ एक नैरेटिव क्रिएट करने की इस तरह की बकवास करते हैं। 135 करोड़ पॉपुलेशन में अगर 2 मुसलमान बच्चों को कोई धक्का भी दे देता है तो ये लोग भारत को लिंचिस्तान बोलते हैं, देश को लिंचिस्तान बोलते हैं। उस देश ने जिसने इस्लाम को ही नहीं हर विभिन्नता को उत्सव की तरह मनाया है। टॉलरेंट या इंटॉलरेंट शब्द ही नहीं भारत के लिए बनाए, क्योंकि भारत सेलिब्रेट करता है, भारत विभिन्नताओं को मनाता है, आत्मसात करता है, समझता है हमारे अंदर, यानी अपने अंदर संभालने की क्षमता है। शर्म नहीं आती आप लोगों को कि आप छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, पढ़ाई से दूर कर देना चाहते हैं। अदिति, ये लोग चाहते ही नहीं है कि मुसलमान बच्चियां पढ़ाई करें या फिर सवाल करें या अपनी हक की आवाज उठाना चाहें। तब तक माइनॉरिटीज बस और बस राइट्स की बात करेंगे, कर्तव्यों की बात कब होगी? और जो भी सुबुही खान ने कहा उस पर भी आपका जवाब। ये हम तो कर्तव्यबद्ध है, हम बिल्कुल कर्तव्यबद्ध है। हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं अपने देश के लिए, और देते आए हैं और देते रहेंगे। और ऐसे लोग जो हमको एंटी नेशनल ठहराने के लिए आज आपके मंच पे बुलाए जाते हैं, ऐसे लोगों को हमको कोई राइट ही नहीं है उनको हमें ऐसा ब्रांड करने का। ये मुल्क जितना आपका है उतना हमारा भी है। मैम ये मुल्क पर सवाल आपका है मैं तो हमारा भी नहीं कहा। ये मुल्क को लेकर तो सवाल ही नहीं है मैम। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है मैम। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आपको रहना है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में त्यागी को रहना है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में सुबुही खान को रहना है। आप और हम तो आप कर रही थी, तिलक लगाकर आप और हम तो मैडम आप बिंदी लगाकर स्कूल में ना आए, आप धागा, आप अगर आप हनुमान भक्त हैं तो अगर धागा पहनकर स्कूल ना आए। मैंने तो कभी नहीं कहा है सर, क्योंकि मेरे पास भी कॉलेज में मुस्लिम हिंदू सब पढ़ते हैं। ना मैंने किसी मुसलमान बच्ची को ये हिजाब निकालने के लिए कहा है, ना किसी हिंदू बच्चे को अपना धागा निकालने के लिए कहा है, क्योंकि ये सब हमारे बच्चे हैं, ये हमारे मुल्क का फ्यूचर है। आप चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर ही भ्रष्ट हो जाए पूरी तरह से, उसकी पहचान देखें। क्योंकि जब लोग पढ़ेंगे, जब बच्चियां पढ़ेंगे तो आपको कोई वोट नहीं देगा, इसलिए आप चाहते हैं कि पढ़े ही नहीं बच्चियां। स्कूल ड्रेस का पालन करने से कैसे कोई सवाल उठ सकता है? स्कूल ड्रेस का पालन करने से तो बता दीजिए आप बिंदी और तिलक कह रहे हैं। एक सेकंड, बड़ा स्टेटमेंट है, जहां भी स्कूल ड्रेस है उसका पालन होना चाहिए। स्कूल कॉलेज के ड्रेस कोड को सभी को मानना चाहिए। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। मैं समझता हूं कि उस जजमेंट का सभी को स्वागत किया जाना चाहिए। आज जो हिजाब के मामले में जजमेंट दिया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि हमारी बेटियां चाहे किसी भी धर्म अथवा क्षेत्र की हों, उन पर कोई बंदिश यह स्वीकार्य नहीं है। यदि स्कूल कॉलेज का कोई ड्रेस कोड है तो मैं समझता हूं कोई किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, उस ड्रेस कोड को मानना चाहिए। और इसी के अनुरूप हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज अपना जजमेंट भी दिया है। मारिया तबस्सुम, वैसे तो बाबा साहेब की बहुत दुहाई दी जाती है इस देश में, लेकिन जब बाबा साहेब की यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है तो फिर सेलेक्टिव हो जाते हैं सब। अधिकार याद रहते हैं, कर्तव्य याद नहीं रहते। माइनॉरिटीज के राइट्स प्रोटेक्टेड है ये याद रहता है, लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं सब भूल जाते हैं। बाबा साहेब ने कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड लिख दिया है, ये मैं समझी नहीं कि बाबा साहेब का कैसे हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बाबा साहेब ने लिखा है? आपने अभी कहा बाबा साहेब का यूनिफॉर्म पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार भी लिखे हैं, कर्तव्य भी लिखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है? टोटलिटी में। अब मैं आपको, क्योंकि सुबुही खान लॉयर भी है, सुबुही खान, कैन यू प्लीज एनलाइटन हर? कैन यू प्लीज एनलाइटन हर? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अगर आप थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर पाए, सुबुही खान। जी मारिया जी, देखिए अभी पूरा देशवासी आपको देख रहे हैं कि किस तरह से प्री कंसीव्ड नोशंस और अजम्पशंस के आधार पर आप मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान बच्चों को बहका रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देता है स्टेट को कि आपको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। समाज में समानता, एक यूनिफॉर्म सिविल लॉज होनी चाहिए। संविधान ही कहता है, जिस संविधान की आप दुहाई दे रही हैं, पढ़िए अभी खोलकर आर्टिकल 44 संविधान का। और संविधान सुनिए बात सुनिए पूरी, लड़िए मत, आप मुझे लड़िए मत। बारिया जी बात सुनिए।
बीच में मत काटिए, मैं यहाँ पर लड़ने नहीं बैठी हूँ, मैं तर्कों पे बात करने के लिए बैठी हूँ। संविधान में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट से अधिकार है, लेकिन उसी संविधान में आर्टिकल 51A भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। अगर आपके देश को किसी भी चीज को इस्तेमाल करके तोड़ा जा रहा है, देश की अखंडता संप्रभुता पे किसी भी तरह का कोई प्रहार हो रहा है, तो एक भारतीय होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है कि आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं, या फिर मुसलमान बन के बैठ जाएं और ये बोलना शुरू कर दें कि मुसलमान के साथ भारत में जेनोसाइड हो रहा है। एक सेकेंड समीना बेगम, जिन बाबा साहब की बात की जाती है, आर्टिकल 44 उसी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधर भी थे अंबेडकर साहब। तो सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? जब संविधान की दुहाई देनी होती है तो अंबेडकर जी का नाम, और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तब उससे पल्ला झाड़ लिया जाता है, क्यों? जब कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है अंबेडकर साहब ने, हर रिलीजन को गौर करके उनके बेस के उनके हिसाब से जो फंडामेंटल राइट्स है, जो राइट टू एक्ट, एजुकेशन एक्ट है, उसके हिसाब से हर एक का अलग अलग बनाए। तो अब इतने 70 साल में तो कभी याद नहीं आया यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी थोड़े दिन से यूनिफॉर्म सिविल कोड याद आ रहा। और एक जैसी बात है यूनिफॉर्म की, जैसे कि हम अब तक तो कोई यूनिफॉर्म पहनने के लिए इनकार नहीं करे। 10th तक तो बच्चे स्कूल को आज भी यूनिफॉर्म पे जाते हैं। सिर्फ कॉलेज में जो यूनिफॉर्म की बात हो रही है, सिर्फ स्कार्फ की बात हो रही है। बुर्खा तो कोई पहन के क्लास में तो आके नहीं बैठेगा। स्कार्फ बोलो, सिर्फ हेड स्कार्फ है वो। तो इसमें डिफरेंस अगर समझना चाहिए। हम अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो जो ना हम जा सकते हैं हाँ सुप्रीम कोर्ट को, कि हम जो ना हमारी डालने के लिए कि हमको ये चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। हम थोड़ा डिसएग्री करते हैं ये हाई कोर्ट के फैसले से। इंशाल्लाह हम जो ना जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो ना फैसला हमारे फेवर में हो। रहा सवाल जो सुबीर खान जो ना मैडम बोल रही थी इधर से क्या जो लिंचिंग बोल के, ऐसे कई केसेस है मॉब लिंचिंग के। उनको याद है कि अखलाक हुसैन या फैजल खान के मामले में कई मुसलमानों को मार दिया गया है। अफसर अली, कांग्रेस पार्टी कहाँ है इसमें? अफसर अली, आवाज जा रही है? अफसर अली वासी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आई आवाज आई। हाँ, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? आपकी पार्टी के नेता तो बता रहे थे कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी पहन सकते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई सारे ऑप्शंस दिए थे। ये आजादी तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 में भी दी है, हमें क्या किसी को भी दी है। अदिति जी, अपनी मर्जी से जीने का अधिकार, अपनी मर्जी से पहनने का, ओढ़ने का अधिकार, ये तो आर्टिकल 19 में हमें दिया गया है। ये इंसान की अपनी मर्जी है। मर्जी से नहीं है सर, सुनिए ना चॉइस से है। सुनिए, पहन सकता है, ओढ़ सकता है अपनी आजादी से। ये हमें आजादी में आर्टिकल 19 में हमें आजादी दी गई है। अपनी मर्जी से इंसान कुछ भी पहन सकता है, ओढ़ सकता है। कोई भी आजादी एब्सोल्यूट नहीं है। आपकी आजादी तभी तक है जिस दिन तक वो मेरी आजादी में खलल नहीं है सर। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई भी आजादी उन्माद की गारंटी नहीं देती है, इजाजत नहीं देती है। आजादी पैरामीटर्स के साथ में ऑपरेट करती है, आजादी पाबंदियों के साथ है। आप उसी दिन तक आजाद हैं जब तक आप अदिति त्यागी या किसी और की आजादी में खलल नहीं डाल रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, और इंडिविजुअल गुड पब्लिक गुड के सामने छोटा है। ये भी इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। जी हाँ, आर्टिकल 19 आप ध्यान से पढ़िएगा, उसमें लिखा गया है कि इंसान अपनी मर्जी से आजाद है, आजादी से पहनने ओढ़ने की आजादी है उसे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं मुझसे, मुझे आर्टिकल 19 आप पढ़वा रहे हैं सर। मैं आर्टिकल 19 क्या, मैं आर्टिकल 14 से आपको बताऊं क्या? वैसे आपको ये भी बता देती हूँ, राइट टू इक्वालिटी भी कुछ होता है। ठीक, राइट टू इक्वालिटी भी होता है। और ये जो माइनॉरिटीज के राइट्स प्रोटेक्टेड है ना सर कॉन्स्टिट्यूशन में, सुन लीजिए मेरी बात, जो ये जो माइनॉरिटीज के राइट्स प्रोटेक्टेड है उसमें राइट टू इक्वालिटी उससे पहले आता है। माइनॉरिटीज के राइट से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी आता है। और ये आपको दिक्कत है कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से?
आज आप पढ़ा रहे हैं आर्टिकल 19, आपको दिक्कत है हाई कोर्ट के फैसले से? पहले तो आप ये क्लियर कीजिए मुझे। हाई कोर्ट के फैसले से किसी को दिक्कत हो या ना हो, बात ये नहीं है। हाई कोर्ट से ऊपर भी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं। हाई कोर्ट ने अगर कह दिया तो वो माना जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। तो इसके लिए तो संवैधानिक प्रक्रिया उसके लिए है। और वैसे भी आप तो जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो तो शाहबानो केस में कोर्ट के फैसले को भी नहीं सर, शाहबानो केस में कोर्ट के फैसले को भी बदल चुकी है। नहीं सर, शाहबानो केस में कोर्ट के फैसले को भी बदल चुकी है। आप तो जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। प्रेम शुक्ला जी अदिति जी। सर ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, ये हमने बीते दिनों में कई बार सुना है। आर्टिकल वैसे अफसर अली जी सुने, आर्टिकल 19(1)(a), थोड़ी देर पहले आर्टिकल 19 की बात कर रहे थे, तो वो तो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। 21 है प्रिवेसी। कोर्ट में ये मामला था। थोड़ा सा कोर्ट के जजमेंट को अफसर अली जी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए, आपको और ज्यादा ज्ञान की इस पर प्राप्ति हो जाएगी और आपको जो इस पर सवाल है उन्हें लेकर भी क्लैरिटी यहां पर मिल जाएगी। लेकिन प्रेम शुक्ला ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है, आपकी पार्टी को लेकर ये जो परसेप्शन है कि एक डराने वाली जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, आपकी पार्टी उसे कैसे हैंडल करेगी? देखिए, मैं ये इनसे जानना चाहता हूं कि ये फैसला किसका, भारतीय जनता पार्टी का है? ये निर्णय कर्नाटक के हाई कोर्ट का है। कर्नाटक के हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया कैसे है? संविधान के आलोक में लिया है। संविधान के आलोक में इन विषयों पर चर्चा हुई है। उसमें एक मुस्लिम जज मौजूद है और जो इस्लाम को भली भांति जानता है, और वो ये कहता है कि किसी प्रकार का वेशभूषा जो है वो इस्लाम का अंतर्गत अंग नहीं है। उसके बाद ये नहीं कह रहा कि आप हिजाब अपने घर में मत पहनिए, बाजार जाते समय मत पहनिए। वो कह रहा है कि भाई एक गणवेश है विद्यालय का, उस गणवेश को विद्यालय में पहनना पड़ेगा और गणवेश की जगह आप किसी अन्य गणवेश को धार्मिकता के नाम पर आप गणवेश में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब इस विषय को लेकर आप अभिव्यक्ति की आजादी पे उतारू हो जा रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी किससे क्या लेन देन है साहब? और अभिव्यक्ति की आजादी एब्सोल्यूट नहीं। और आपके कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पहला अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले क्लॉज में ही किया और ये कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों किया? क्योंकि मद्रास क्रॉनिकल जो है लगातार उनके विरुद्ध, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के विरुद्ध लिख रहा था। इकोनॉमिक पॉलिसीज के विरुद्ध पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिखने पर पहला संविधान संशोधन हो जाता है। कम से कम कांग्रेस के नेताओं को ये पढ़ लिख कर आना चाहिए, उसके बाद किसी प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए। इस मामले का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट मारिया तबस्सुम आपका। बढ़िया तबस्सुम, कुल मिलाकर डिबेट वहीं वापस लौटकर आ जाती है कि जब देश में कॉन्स्टिट्यूशन है और इस देश में अदालतें हैं तो फिर अदालतों के फैसलों पर भरोसा क्यों, या इतना अविश्वास क्यों? इसीलिए तो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी है ना, जो उच्च न्यायालय है। तो यही है कि इसीलिए कि ऐसी गलतियां हो सकती है। कई बार ऐसा हो चुका है, लाखों केसों में, हजारों केसों में ऐसा हो चुका है कि हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो इस बार भी हमें यह यकीन है कि यही होगा और हमें अभी भी पूरा विश्वास है कि इस देश में ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां तो कई आएंगी जाएंगी, लेकिन इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, दैट विल रिटेन एंड उसकी सैंक्टिटी हमेशा बनी रहेगी। आप ये तो बताइए मारिया तबस्सुम, आप तो जेनोसाइड की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बदलेगा, बरकरार रखेगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। लेकिन आप तो कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर जिस तरह से सवाल उठा रही है और जेनोसाइड की बात कर रही है, उस पर क्या? वही तो है ना मैडम कि ये सब है ना, जेनोसाइड का जो शब्द इस्तेमाल किया किसने किया? ग्रेगोरी स्टैंटन ने किया, जेनोसाइड वॉच ने किया, जो काफी मानी हुई और पूरी दुनिया उसको मानती है, उनके एक्सपर्टीज को मानती है, क्योंकि हमेशा उन्होंने जेनोसाइड प्रेडिक्ट किया है, पहले प्रेडिक्ट किया है। अभी ये है कि जेनोसाइड आपको पता है भारत में जेनोसाइड हुआ है ना मैडम? क्या गुजरात के आप लोग, गुजरात में जो किया है और उसके बाद में क्योंकि कुछ पार्टियां हैं जो हेट के ऊपर, जैसा कि गिद्ध मरे हुए जानवर के ऊपर खाते हैं और जीते हैं, वैसी कुछ पार्टियां हैं जो गिद्धों की तरह है, तो लोगों को मार कर उनका गोश्त खाकर वो पावर में आती हैं। तो ऐसी पार्टियां जो है, इनकी वजह से जेनोसाइड होगा।
ऐसे गिद्ध और ऐसे भेड़िए हैं जो मरे हुए इंसान का गोश्त खाते हैं यहाँ पर। सीधा सवाल करिए, उसका जवाब आप दे नहीं रही हैं। उसका सीधा और जवाब उसी की वजह से लोगों के दिमागों में नफरत को फैलाकर वो पावर में आते हैं। प्लीज सुबुई खान और फराज जी उसके बाद जल्दी जल्दी। जी जी, देखिए मारिया जी, बार बार आपको तर्क के तौर पर समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप पता नहीं यहाँ पर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट लेकर बैठी हैं या कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लेकर बैठी हैं, ये हमें नहीं पता। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उस जिम्मेदारी को समझिए। जब हम नेशनल पैनल पर बैठे होते हैं किसी नेशनल चैनल में, समाज में जहर घोलना या किसी भी तरह की र्यूमर मॉन्गरिंग करना, अफवाह फैलाकर लोगों के घर में दिलों में डर डालना या फिर उनको हिंसा के लिए प्रेरित करना, हमारे देश में कानून है, आईपीसी, उसमें दंडनीय अपराध है। तो प्लीज ये करना बंद करिए। भारत के इतिहास में कभी भी किसी भी माइनॉरिटी के साथ खराब नहीं हुआ है। ज्यूज को पूरी दुनिया में परसिक्यूट किया गया था। मारिया जी फिर आप बीच में, मैं किसी पार्टी से नहीं आती। आप कौन से फैक्ट्स हैं आपके? मैं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूँ, जाकर सर्च करिए। ना कभी जीवन में रही हूँ। मेरा नाम सुबुई खान है, मैं अधिवक्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक नेशनलिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, जो राजनीतिक दल नहीं है, एक सामाजिक अभियान है। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं, जो देश की चुनौतियां हैं उसको समझिए, एक भारतीय होने के नाते समझिए, एक मुसलमान होने के नाते समझिए कि इस्लाम के नाम पर इस्लामिक स्टेट को बढ़ावा दिया जा रहा है भारत में, द्विराष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है भारत में, मुसलमान बच्चे के दिमाग में विक्टिम माइंडसेट डाला जा रहा है। अगर आप नेशनलिस्ट हैं, नारिया जी, जो भी मुसलमान अपने देश से प्यार करता है और नेशनलिस्ट है, वो सबसे पहले तो ये कहेगा कि मैं माइनॉरिटी नहीं हूँ। 30 करोड़ लोग माइनॉरिटी नहीं होते। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, मैं अकेली बहन हूँ, मेरे 2 भाई हैं, तो क्या मैं माइनॉरिटी हो गई? माइनॉरिटी शब्द ही सिर्फ अपनी कंट्री को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कौन सी परिभाषा के हिसाब से आप माइनॉरिटी हैं? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। 30 करोड़ लोग माइनॉरिटी होते हैं, ये बता दीजिए। जरा सा धक्का लगता है तो लोग लिंचिंग कहते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मारिया जी, 135 करोड़ पॉपुलेशन में 2 इंसिडेंट्स, अगर आपको माइनॉरिटी का मतलब नहीं मालूम है क्या? नंबर है कि परसेंटेज का डेफिनेशन क्या है? आप परसेंटेज निकाल के देखेंगे तो माइनॉरिटी है ना मुस्लिम्स की। क्या आपको पता नहीं है कि मुस्लिम्स की माइनॉरिटी है इंडिया में? क्या आपको पता नहीं है? आपको पता है माइनॉरिटी का? मारिया जी, कौन से हिसाब से माइनॉरिटी है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। 30 करोड़ लोग माइनॉरिटी नहीं होते हैं। यूनाइटेड नेशंस की कोई डेफिनेशन दिखा दीजिए, किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन की कोई परिभाषा दिखा दीजिए। 30 करोड़ सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है मुसलमान भारत में। कहां से माइनॉरिटी है हम? अरे अधिकार से रहिए, सम्मान से रहिए, अधिकार भी मिलेंगे, कर्तव्यों का भी पालन करिए। क्या वन साइडेड नैरेटिव क्रिएट करते हैं आप? अब वक्त आ गया है, सब कर्तव्यों का हम पालन करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे। और कुछ पार्टियां जो आकर हेट्रेड को फैलाने की कोशिश कर रही हैं, वो हम फैलने नहीं देंगे। वही हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे। जेनोसाइड की बात करेंगे तो हेट्रेड नहीं है मैडम। आप जेनोसाइड की बात करेंगे तो हेट्रेड नहीं है। नीलोफर मसूद, अगर पंडितों के लिए इंसाफ की बात की जाती है तब, अगर पंडितों के लिए इंसाफ की बात की जाती है तो उसे कम्युनलाइज करना है। लेकिन इस देश में अगर एक स्टेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हिजाब की बात की जाती है तो इस देश का सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। ये कैसे डबल स्टैंडर्ड्स हैं? आदित्य जी, पंडितों को हिसाब ये कहते हैं कि जस्टिस मिले, तो हम भी तो वही चाहते हैं, लेकिन मुसलमान भी उसके साथ है। अगर उनके साथ इनजस्टिस हुआ है तो उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। अगर क्रिश्चियनों या सिखों के साथ कोई इनजस्टिस हुआ है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स के अंदर अगर उनको हम जस्टिस चाहते हैं तो इक्वली मिले। तो इसमें कोई ये नहीं कहता कि दो राय नहीं है, डबल स्टैंडर्ड, कि आप एक कम्युनिटी को जस्टिस दे दीजिए और दूसरी कम्युनिटी के साथ आप इनजस्टिस कीजिए। मैं फिर से ये दोहराना चाहूंगी क्योंकि लास्ट कमेंट आप ले रही हैं, चूंकि रिलीजियस मैटर्स जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, बेहतर रहेगा और मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा अगर सुप्रीम कोर्ट में लैंड हो जाता है। अल्टीमेटली वही लैंड उसको होना है। जितने भी स्टेक होल्डर्स है आप उनको एक बोर्ड पर ऑन बोर्ड ले लीजिए, उसी के हिसाब से आप मैटर को डिसाइड कीजिए, क्योंकि जो चीजें आपके लिए मैंडेटरी, कमेंट जल्दी से आपका मैंडेटरी ना हो। जवाब ले लीजिए फराज जी। ये जितनी भी समस्याएं हैं ये औरतों से रिलेटेड है और ये परेशान हो चुके हैं। आप कितना बड़ा एग्जांपल देखिए कि जमीयत उलमा हिंद हमेशा ये कहता है जितने भी आतंकवादी हैं ये हमेशा उनकी
जो पैरवी करते हैं और ये कहते हैं कि हम इनके केस लड़ेंगे। आज तक कभी किसी डेस्टिट्यूट महिला का या किसी विडो का या फिर किसी ट्रिपल तलाक विक्टिम का केस इन्होंने नहीं लड़ा है। तो ये हमेशा औरतों को डिग्रेड करते हैं। और जाकर के मुस्कान को 5 लाख रुपए का चेक दिया, तो किस बात के लिए उन्होंने चेक किया? ये टारगेट औरतों को बनाया जा रहा है जबरदस्ती जानबूझ करके। और इन्हें पता है कि अगर अगला स्टेप जो है इस गवर्नमेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड ही होगा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड टोटली जो है वो विमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए होगा। तो इन्होंने इस बार औरतों को टारगेट बनाया, लेकिन ये जाने कि इनकी ये जो नीति है ये बिल्कुल फेल होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं ये जो स्ट्रैटेजी है ये फेल होगी। आपसे भी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.